ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? कुछ पूछना है तुम लोगों को? इतने बच्चे हैं क्या? वैसे ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? शुरू करें हम लोग। डालो हेडिंग इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी डालो हेडिंग भारतीय भूगोल। पहले सिलेबस लिख लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे। एटलस लाए हो? ऑनलाइन लिखना। नंबर एक, भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल, ये मेन टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक भी है। इसमें लिखा है सब टॉपिक में नंबर एक, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तटीय मैदान। तटीय मैदान। मरुस्थल। मरुस्थल। द्वीप समूह। द्वीप समूह। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मिला लेना फिर से। पहला टॉपिक था भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का सब टॉपिक है, पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा होगा उत्तर का मैदान, चौथा होगा मरुस्थल, पांचवा होगा तटीय मैदान। लिख लिया? और 6 नंबर पे होगा द्वीप समूह। ये लिखा है। अब लिखना दूसरा टॉपिक, भारत की नदियां। भारत की नदियां, इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियां हैं उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारत की नदियां नंबर एक हो गया। फिर नंबर तीन, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। भारतीय मानसून। भारतीय मानसून और जलवायु। भारतीय मानसून और जलवायु। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पतियां या वनों के प्रकार। भारतीय वनस्पतियां या वनों के प्रकार। वनों के प्रकार। ठीक है। फिर लिखना, भारत में, भारत में भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार। भारत में भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार। फिर लिखना, भारत में खनिज संसाधन।
भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधन लिखा। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय परिवहन, भारतीय परिवहन, भारतीय परिवहन। भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां। देखो तो कोई डाउट किसी को? भारत की मिट्टी लिखा है। लिख दो बाकी अन्य, बाकी अन्य लिख दो, भूल चूक लेनी देनी, जो होगा देख लेंगे बाद में। ठीक है, पहले भारत खत्म करेंगे, फिर हम लोग विश्व भूगोल की ओर चलेंगे, ठीक है ना? फिर मैपिंग पे चलेंगे हम लोग। चलो हटी, सबसे पहले भारत की भूगर्भिक संरचना। पहला टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। अब ध्यान देना बेटा, भारत की भूगर्भिक संरचना का मतलब यह है कि जो भारत का भूमि है, जो भारत का जो लैंड है, वो बना किसका है, कौन कौन सी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, ये उसी के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले डालो हेडिंग भारत की भूगर्भिक संरचना, और लिखना, लिखना भारत, लिखना भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित प्रकार की है। भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित प्रकार की है। अर्थात भारत में, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? कॉपी नहीं लाए हो मतलब? या कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है जो कॉपी तुम्हें दे सके, मतलब पेज हो, कोई को पेज दो। ये उनकी कथा चल रही है क्या मुरारी बापू की, कि बैठ के इसको सुनना है? क्या लिखा? निम्नलिखित प्रकार की है, क्या लिखा है? अर्थात भारत में चट्टाने, चट्टाने कई प्रकार की हैं, कई प्रकार की हैं। ठीक है, बिल्कुल मैथ के थ्रू समझेंगे, एकदम याद हो जाएगा। पर तीन शब्दों को पहले हम समझ लेते हैं बेटा। पहला शब्द है मैं तीन शब्द लिख देना। पहला लिखना अपक्षय किसे कहते हैं, दूसरा लिखना अपर्दन किसे कहते हैं, और तीसरा लिखना निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, पहले तीन शब्द लिखना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण किसे कहते हैं। इसी से चट्टानें टूटती हैं, अलग बनती हैं। चट्टानों के प्रकार अलग अलग इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, जो अपक्षय लिखा है इसकी इंग्लिश होती है बेदरिंग, वहां लिख लो। अपक्षय की इंग्लिश होती है बेदरिंग, WEATHERING, बेदरिंग। तुम यहां पे आ गए वहां से, अब यहां शिफ्ट हो गए? अच्छा, बैठो। अपक्षय क्या लिखा बेटा? बेदरिंग लिखा। दूसरा लिखना अपर्दन, इसकी इंग्लिश होती है इरोजन। ये आगे बैठो ना, आगे इरोजन, EROSION लिख लिया। और तीसरा है निक्षेपण, डिपोजिट, कहीं पर जमा होना, डिपोजिट हो जाना, उसे क्या कहते हैं बेटा? निक्षेपण कहते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब जैसा लोग ध्यान देना बेटा, ये तीन शब्द होते क्या है? अपक्षय, अपर्दन और क्या चीज? निक्षेपण किसे कहते हैं? पहले मैथ तो समझ लेना, उसको बना लेना,
और फिर चट्टानों के प्रकार के हम लोग चलेंगे। पहले ध्यान में सब लोग, मान लीजिए बेटा कोई ये चट्टान है, अगर चट्टान अपने स्थान पे टूट जाए, अगर अपने स्थान पे चट्टान टूट जाती है, जब चट्टान अपने स्थान पे टूटती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का अपने स्थान पे क्या होना, टूट जाना। जब बारिश हो रही हो या हवा चल रही हो, तो बारिश या हवा के द्वारा ये चट्टानें क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जब चली जाती हैं, जब जाने लगती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन। और जहां जाकर के दोबारा जमा हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। कोई डाउट? एक बार फिर से, अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टान का अपने स्थान पर क्या होना, टूट जाना। अपर्दन का मतलब होता है कि वर्षा या पवन के द्वारा चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। और निक्षेपण मतलब क्या होता है, वहां जाकर के जमा हो जाना। ये पहले मैप बनाना। और मैप कैसे बनेगा, बड़ा, ऐसे मत बनाना, ऐसे ऐसे। तुम दोनों बिछड़ क्यों गए हो, वहां बैठो आके। एटलस लाए हो? पहले मैप बनाना बेटा तुम लोग, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। यहाँ अपक्षय लिख देना। जो ये तीर बना हुआ है, ये चट्टान एक स्थान दूसरे स्थान पे आ रही है, तो इसको हम अपर्दन कहते हैं, तो यहाँ अपर्दन लिखना। और यहाँ निक्षेपण लिखना। चट्टानें इसी प्रकार टूटती हैं और नई चट्टानें बनती हैं। ठीक है, अब लिखना अक्षय क्या होता है, पहले बना लो तो लिखना। अक्षय लिखना, लिखना जब चट्टान अपने स्थान पर, जब चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है, जब चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है, तो उसे अपक्षय की क्रिया कहते हैं, तो उसे अपक्षय की क्रिया कहते हैं। ये चट्टानें भौतिक, रसायन और जैविक, ये चट्टानें भौतिक, रसायन और जैविक क्रियाओं द्वारा टूटती हैं, क्रियाओं द्वारा टूटती हैं, द्वारा क्या होती है बेटा, टूटती हैं। दूसरा लिखना अपर्दन। अपर्दन लिखना, जब वर्षा का जल, ग्लेशियर, वर्षा का जल, ग्लेशियर या पवन के द्वारा, या पवन के द्वारा चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित होती हैं, की ओर परिवर्तित होती हैं, तो उसे अपर्दन कहते हैं, तो उसे अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तीसरा निक्षेपण क्या है, जब चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान आके जमा हो जाती है, जब चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान आके जमा हो जाती है, तो उसे निक्षेपण कहते हैं, तो उसे निक्षेपण कहते हैं।
कोई डाउट है बेटा? हम्म हम्म क्या समझाना बेटा, क्या समझाया मैंने? टूट जाए तो क्या होगा? ठीक है, कैसे जाएगी? हम्म हम्म उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण। समझ में आया? बताना तुम एक बार। और क्या? क्या हुआ? तुम्हारे तो प्रश्न चल रहा था, लिखा क्या परिभाषा? कोई नहीं। हम्म ठीक है, ठीक है, अब बताओ। जब चट्टान अपने स्थान टूट जाए तो क्या कहेंगे? अपक्षय। जब एक स्थान से जाने लगे तो क्या कहेंगे? और जब जहां जमा हो जाए तो क्या कहेंगे? याद रहेगा? चलिए आगे चलो, हेडिंग। भारत में चट्टानों के क्रम। अब ध्यान सुनना। भारत में चट्टानों के क्रम। शुरू करें बेटा हम लोग। जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल गर्म थी, बिल्कुल जब गर्म अवस्था में थी, लावा थी हमारी पृथ्वी जब, तो उस चट्टान को नाम दिया गया आर्कियन क्रम की चट्टान। क्या नाम दिया गया बेटा? आर्कियन क्रम चट्टान। या आपको क्रम पूछा जाएगा तो सबसे पहले चट्टान कौन सी बनी? आर्कियन। समय बीता, आर्कियन क्रम चट्टान का अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ और निक्षेपण से जो दूसरी चट्टान बनी, उस चट्टान का नाम रखा गया धारवाड़। क्या नाम रखा गया बेटा? धारवाड़ क्रम चट्टान है। फिर समय बीता, धारवाड़ क्रम चट्टानों से टूट करके अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण की क्रिया द्वारा जो तीसरी चट्टान बनी, उसका नाम रखा गया कुडप्पा। क्या नाम रखा गया बेटा? कुडप्पा क्रम चट्टाने। फिर कुडप्पा क्रम चट्टाने टूट करके जो चट्टान बनी, उसका नाम रखा गया बिंद क्रम की चट्टाने। कौन चट्टाने बेटा? और फिर इसके टूटने जो चट्टान बनी, उसका नाम रखा गया गोंडवाना क्रम चट्टाने। कौन सी बेटा? गोंडवाना क्रम की चट्टाने। तो सब एक क्रम से है, तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो गई और सबसे नवीन? दूसरा, क्रम अगर पूछा जाए तो पुराने से नए की ओर जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा? आर्कियन। फिर क्या होगा? और नवीन से प्राचीन की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तो आईएएस में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, नवीनता से प्राचीनता की ओर, प्राचीनता से नवीनता की ओर, इनका क्रम पूछा जाएगा और इनका नाम कैसे पढ़े वो अलग अलग बताऊंगा मैं। पहले ये मैप बनाना और मैप बड़ा बनाना और सबके नाम स्पष्ट लिखना। ऐसे लिखना, मतलब यहाँ केवल आर्कियन लिखा हुआ, आप क्या क्या लिखेंगे? आर्कियन क्रम की चट्टाने, फिर धारवाड़ क्रम चट्टाने, कुडप्पा, बिंद, सबकी क्रम चट्टाने नाम लिखना। और बेटा मैप को अच्छा बनाना जिसे पड़ोसी देख के जल जाए। ये ना हो कि पड़ोसी देख के खुश हो जाए कि गोबर जैसा बनाए हो। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया सबको? ऑनलाइन। आर्कियन क्रम चट्टाने बेटा, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। बन गया? शुरू करें? हम्म शुरू करें बेटा हम लोग। ध्यान देना, सबका बन गया बेटा ये? तो क्रम सबको समझ में आया? पहला कौन सा बेटा? धारवाड़, कुडप्पा, फिर बिंद और फिर क्या बता है? और सब कैसे बने हैं? तो अपक्षय, अपर्दन और किसी क्रिया द्वारा निक्षेपण। अगर इसका अपक्षय ना हुआ होता तो अपर्दन नहीं हुआ होता, ना निक्षेपण से बनता।
फिर इसका अपर्दन तो सबकी एक क्रम के द्वारा इसका बना हुआ है। सबसे पहले डालो हेडिंग आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये ज्वालामुखी है। क्या है बेटा? ज्वालामुखी है। और ये जो निकल रहा है ये आपका है लावा। क्या है बेटा? लावा पिघला हुआ बिल्कुल गर्म होता है। लेकिन यही लावा जब धरातल के नीचे होता है उससे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैग्मा कहते हैं। जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो लावा कहेंगे। अब ये चूंकि बिल्कुल द्रव अवस्था में है और जहां जो भी चीज जाएगा उसको ये क्या करेगा? जला देगा। क्या करेगा बेटा? जला देगा। तो याद रखना जो हमारा आर्कियन क्रम चट्टाने थी वो यही चट्टाने हैं जो बिल्कुल लावा है, बिल्कुल बिल्कुल गर्म जो अवस्था में है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टाने। जब ये टूट गई, सूख गई, सूखने के बाद जब टूट गई तब जाकर के निर्माण हुआ किसका? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो सबसे पहले लिखना आर्कियन क्रम चट्टाने। लिख लिया बेटा? दूसरा एक शब्द आता है बेटा जीवाश्म। किसे पता है जीवाश्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जीव जंतुओं पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और एक सुना होगा जीवाश्म ईंधन। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब जरा गौर करना, अगर पूछा जाए कि आर्कियन क्रम चट्टानें जब बिल्कुल गर्म अवस्था में थी तो क्या उसमें जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि सब जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? जल जाएंगे। तो सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आर्कियन। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो लिखना, लिखना इन चट्टानों का निर्माण गर्म पृथ्वी के ठंडा होने, गर्म पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, के फलस्वरूप हुआ है। यह भारत की प्राचीनतम, यह भारत की प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। यह भारत की प्राचीनतम और मूलभूत चट्टान। मूलभूत मतलब बेटा सबसे पहली चट्टान है। कौन सी? तो मूलभूत चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बनी हैं। बाकी आगे समझाऊंगा ग्रेनाइट किसे कहते हैं, बताऊंगा आगे। जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बनी हैं, बनी हैं ये चट्टानें, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। रवेदार मतलब छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, रवेदार होती हैं। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब वहां लिखो, डालो हेडिंग क्षेत्र। क्षेत्र, भारत में चट्टानें कहां पाई जाती हैं? डालो हेडिंग क्षेत्र। ये बेटा किसका मैप है? भारत का मैप है। तो भारत में चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले मैप बना के इसको हम लिख लेंगे। तो मैप बना लो वहां पे। तो चट्टानें पाई जाती है बुंदेलखंड पठार में। कहाँ पाई जाती है बेटा? बुंदेलखंड पठार में पाई जाती हैं। दूसरा, छोटा नागपुर के पठार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तमिलनाडु और कर्नाटक में। उड़ीसा में।
उड़ीसा में। तब मैं बड़ा बनाया करो आगे से, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आया सबको? तो आर्कियन क्रम चट्टानों में क्या जीवाश्म पाया जाता है? क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि वो बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गर्म क्या है, लावा है वो। याद रहेगा बेटा। और जो सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, वह अंडरलाइन कर लो उसको, सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, मूलभूत चट्टाने हैं। और भारत की सबसे पहली चट्टान कौन सी है बेटा? आर्कियन क्रम चट्टाने। उसको सारी चीज को अंडरलाइन कर लो। आर्कियन क्रम चट्टानों के बाद जो चट्टान बनी उसका नाम क्या रखा गया बेटा? धारवाड़। डालो हेडिंग, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। नंबर 2, एटलस लाए हो सब लोग? निकालना जरा। मैंने क्या बोला था कि मेरी कोई भी क्लास हो बिना एटलस के नहीं होगी। और तुम एटलस से बचने के लिए यहां चले आए दोनों लोग। हम्म। एटलस कहाँ है? है किसी पास एटलस? इधर दो, आगे यहाँ। वहां तो बड़ा हो जाएगा। तुम ही नहीं लाई हो? लाई हो, अच्छा। हमें नहीं, हमें चाहिए, तुम अपना लिए। इनको दो आगे, इस महाशय को दो। तुम एटलस खोलो ना वहां। पेज नंबर 27। कल से बिना एटलस के मत आना, कोई भी। बात समझ में आया? हम्म। नहीं तो कान पकड़ के बाहर करेंगे अब। उसको नहीं लेना है, अच्छा तुम ही थे वो। उसको नहीं लेना है, बताता हूँ मैं क्लास में। चलो वो सर्च करो बेटा वहां पे, पेज नंबर 27 खोलो। कर्नाटक में जगह लिखा होगा धारवाड़। हाँ यस सर। कहाँ? यस सर, धारवाड़। इनको दिखाओ आगे भी बेटा। इधर देखो हमारी तरफ, इधर हमारे सर हमारी तरफ देखो पहले। 26-27 नंबर पेज पे जो बिल्कुल हरे कलर का दिख रहा है एटलस, वो पॉलिटिकल मैप नहीं है, वो फिजिकल मैप है। जब पहाड़ पर्वत नदी खोजना होता तब उसको खोजेंगे, लेकिन जब कोई शहर खोजना हो किसमें खोजेंगे? पॉलिटिकल मैप पे खोजेंगे। देखो वहां धारवाड़ लिखा होगा जगह पे। वाह, खोज रहे हैं उसमें। धारवाड़ मिला। तो इसका मतलब है कि ये चट्टान कहाँ पाई गई पहली बार? धारवाड़ में। तो नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रम चट्टानों में धारवाड़ शब्द कहां से लिया गया? तो बताएंगे कर्नाटक का एक जिला है। और पहली बार चट्टान कहां खोजी गई? धारवाड़ में ही। तो नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। याद रहेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम चट्टाने कैसे बनी है। तो पता, मैंने आपको बताया कि आर्कियन क्रम चट्टानों का अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और निक्षेपण से क्या बन गया? कौन चट्टाने? धारवाड़। तो लिखना जरा पहला लाइन, पहला लाइन लिखना। सबको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? लिखना, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय, उसका अपर्दन, उसका अपर्दन और उसके निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, उसके निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे धारवाड़ क्रम चट्टान कहते हैं। उसे धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। फिर मैप बन जाएगा। वही मैप है जो मैंने लिखवाया, उसको यहाँ मैंने क्या किया है, बना दिया है। तो धार आर्कियन से टूट कौन बनी है बेटा? धारवाड़। कैसे? पहले अक्षय हुआ, फिर क्या हुआ उसका?
और फिर जहां जमा हो गया वो कौन बन गया? बना लो उसको। मैं बनाओ पहले। बेटा मैप बहुत बनाना पड़ेगा, ये मत समझना कि जो है थक गए हम बनाते बनाते। ठीक है। पेन नहीं है तुम्हारे पास? हो गया सबका? नंबर 2 लिखना। दूसरा पॉइंट, इस चट्टान का नामकरण, अगला पॉइंट लिखना बेटा, इस चट्टान का नामकरण कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक में स्थित धारवाड़ जिले पर रखा गया है। धारवाड़ जिले पर रखा गया है क्योंकि, क्योंकि इस चट्टान की खोज पहली बार, इस चट्टान की खोज पहली बार धारवाड़ में की गई थी। पहली बार धारवाड़ में की गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना, इस चट्टान में भी जीवाश्म ईंधन नहीं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अंडरलाइन करो उसे। जीवाश्म नहीं पाए जाते, अंडरलाइन करो उससे पहले। ठीक है। अगला पॉइंट, इस चट्टान में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। जैसे, इस चट्टान में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। जैसे, जैसे नंबर 1, नंबर 1 लिखो चाहे वैसे लिखना। लिखना सोना, सोना, लोहा, मैग्नीज, चांदी, चांदी, तांबा, टीना, टीन, तांबा टीन लिखा, कैडमियम, निकेल, कैडमियम, निकेल, ये सब किसमें पाया जाता है बेटा? तो सबसे अधिक महत्व किसका हुआ? तो पूछा जाए लोहा किसे पाया जाता है, सोना किसे पाया जाता है, निकेल किसे पाया जाता है, किसे बताएंगे बेटा? धारवाड़ में। तो सबसे अधिक आर्थिक महत्व किस चट्टान का है? धारवाड़ का, ये बात याद रखना। ठीक है। अब लिखो क्षेत्र। क्षेत्र लिखो, ये चट्टानें भारत में कहां पाई जाती हैं? पेज नंबर 12-13 खोल के सामने रखना। शुरू करें। ध्यान देना, इधर देखो बेटा। पहला है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी कहाँ है बेटा? तो राजस्थान में है, दिल्ली तक ये फैला हुआ है। तो पहला कौन सा बेटा? अरावली। तो देखा होगा अरावली पहाड़ी में तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि धारवाड़ क्रम चट्टानों से क्या बना हुआ है? अरावली। बनाना इसको मैप पे पहले। अरावली पहाड़ी। पूछा जाएगा अरावली पहाड़ी में कौन चट्टान पाई जाती है, क्या बताओगे अब? धारवाड़। दूसरा, दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड में, दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, कर्नाटक और गोवा में।
गोवा में। मध्य प्रदेश में। कौन सी टर्न पर जीती बेटा? धारवाड़ का। धारवाड़ नाम कैसे पड़ा? जिले के नाम पे। हो गया सबका? हम्म। अब धारवाड़ के बाद कौन बनेगी बेटा? कुड़प्पा। डालो हेडिंग, कुड़प्पा करम की चट्टानें। कुड़प्पा करम की चट्टानें। ठीक है। तो धारवाड़ के बाद कौन बनी बेटा? कुड़प्पा। तो लिखना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। क्या हुआ बेटा? निर्माण हुआ है। किससे? धारवाड़ के टूटने से क्या बना? कुडप्पा बना। ये मैं बना लो पहले। ऑनलाइन समझ में आ रहा सबको बेटा? ऑनलाइन। सर पानी भेज, पानी भेजिएगा सर। बड़े बेटा, लिखना, अगला पॉइंट लेना। अब कुडप्पा नाम कैसे पड़ा? ठीक। तो पेज नंबर खोलना, 26 नंबर पेज। पेज नंबर 26 खोलना। आंध्र प्रदेश में, 25 नंबर पेज पे, आंध्र प्रदेश में, देखो ध्यान से, तो आंध्र प्रदेश में लिखा होगा वहीं पे कुडप्पा नामक जिला। मिला कुडप्पा? तो कुडप्पा कहाँ है? तो इसका मतलब पहली चट्टान कहाँ खोजी गई होगी? आंध्र प्रदेश में। तो लिखना, लिखना, कुडप्पा करम की चट्टान, कुडप्पा करम की चट्टान का निर्माण पहली बार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में खोजी गई। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में खोजी गई इसी जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसी जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रखा गया है। इस क्रम की चट्टानों में संगमरमर, इस क्रम की चट्टानों में संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर
पाया जाता है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है। संगमरमर का यूज कहीं हुआ है? ताजमहल। और बलुआ पत्थर का? वो लाल बलुआ पत्थर है। वो लाल बलुआ पत्थर है। संग बलुआ पत्थर का यूज कहाँ हुआ है? इतिहास में कहीं हुआ है? हमको बताओ, हमको। अशोक के स्तंभ किसके बने हुए हैं? वहां लिखो ब्रैकेट में कि अशोक के स्तंभ। वहां लिखो, गलती से भूल जाऊंगा मैं, लिख लो वहां कि अशोक के स्तंभ किसके बने हुए हैं? फिर लाल बलुआ पत्थर बोला। बलुआ पत्थर। ठीक है। संगमरमर तो याद ही होगा, प्यार निशानी, ताजमहल। हाँ। ठीक है। अब लिखना क्षेत्र। हम्म। नहीं, इस काल का ये अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। जैसे आर्कियन अभी भी पाया जाता है। जैसे पहली बार कुड़प्पा में खोजा गया। नहीं, ये समय नहीं पता चलेगा। समझ में आया? ये तो बाद में खोजा गया, अभी हाल में जब इतिहास लिखा, जो जब ज्योग्राफी शुरू हुई तब लिखा गया, लेकिन ये बनने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। क्योंकि अक्षय अपरदन निक्षेपण प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। बात समझ में आया? कभी आप मिट्टी का कहीं ढेर रख दो, कुछ दिन में देखो कि मिट्टी ढेर जो इतना है वो इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी बैठती भी है, टूटेगी, अलग अलग होगी, तो सबका अलग प्रक्रिया होती है। तो ये सब कोई अलग ऐसे नहीं है कि कब बना, ये नहीं बता सकते। ठीक है ना? आगे लिखना, ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लिखना क्षेत्र। लिख लिया बेटा क्षेत्र? मैं बना लेना है। नंबर एक, आंध्र प्रदेश में पालकोंडा। पालकोंडा की पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में नल्ला माला की पहाड़ी। छोटा नागपुर का पठार के कुछ क्षेत्रों में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा और नल्ला माला की पहाड़ी। ऑनलाइन कोई डाउट किसी को यहां तक, आप लोगों को? कहीं डाउट हो तुरंत पूछना, कोई संकोच मत करना। ठीक है। एक बार जरा पेज नंबर खोलना बेटा, 12-13 नंबर पेज। उड़ीसा अलग है, छोटा पठार अलग है। देखोगे पेज नंबर 12-13 खोलना। देखो वहां पे आंध्र प्रदेश में नल्ला माला और पालकोंडा पहाड़ी लिखा भी होगा शायद, पॉलिटिकल पे नहीं, फिजिकल मैप पे लिखा मिला। हम्म। तो कुडप्पा वही जिला है, कुडप्पा जिला वहीं पे है ना। ठीक है, नल्ला मलाई अलग है, नल्ला माला अलग है, उसी को नल्ला मलाई भी कहते हैं। आगे बढ़े बेटा हम लोग। डालो हेडिंग, बिंद क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। लिख दिया बेटा? लिखना, इस चट्टान का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों, इस क्रम की चट्टान का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा
के द्वारा हुआ है, के द्वारा हुआ है, के द्वारा हुआ है, ये मैं बनाना। तो कुरप्पा से टूट कौन बना है? विंध्यन। कैसे बेटा? अपक्षय, अपर्दन और किससे? निक्षेपण। मैं बनाऊं? ये बार बार मैं बनाना पड़ा, दिक्कत नहीं हो रही कोई ना? हो रही है दिक्कत? बाद में मिलना खोपचे में जरा। कुरप्पम जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, अब पाया जाएगा, अब बिंदु में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको बेटा? समझ में आ रहा है? पक्का? लिखना, आगे लिखना। इस चट्टान का नामकरण, इस चट्टान का नामकरण विंध्य पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। गिलास भी दो, ऐसे थोड़ा पी जाएगा। स्थित है, लिख लिया बेटा? अब लिखना, इस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, अंडरलाइन करना उसे। इस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, लिख लिया? पाया जाता है। और इस चट्टान में चूना पत्थर, अभ्रक, चूना पत्थर, अभ्रक, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, हीरा, हीरा का उत्पादन होता है। और बेटा पूछा जाए अगर कि हीरे का उत्पादन किस क्रम चट्टान में होता है, क्या बताओगे अब? विंध्यन में, और कहीं नहीं होता है, केवल किसमें होता है? विंध्यन में होता है, याद रहेगा? चलिए, लाल बलुआ पत्थर का यूज कहां हुआ है? लाल किला। बलुआ पत्थर अशोक, लाल बलुआ पत्थर लाल किला। ठीक है, आपका राष्ट्रपति भवन, जो नया संसद भवन बना, पुराना संसद भवन किसका बना ऐसा बेटा? लाल बलुआ पत्थर का बना है, याद रहेगा? हीरा पता ही है, हीरा देखा है कभी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से? हम्म, देखा है प्रत्यक्ष रूप से हीरा कभी? हाथ में लेके, ऐसे दूर से देखा हो कहीं? मोबाइल में देखा होगा। घर में कहाँ रखे हो हीरा? है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारा पन्ना ही? चलिए, पन्ना की तमन्ना है, पन्ना में हीरा पाया ही जाता है। बता सकते हो बेटा, खान का नाम बता सकते हो? कौन सी खान है? कभी अपने गए हो घूमने? कभी अपने घूमने गए हो? कोई नहीं। मझगवा, खान का नाम क्या है? मझगवा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे लिखना। तो हीरा कहाँ पाया जाता है बेटा? विंध्य क्रम चट्टानों में। और जो विंध्य पर्वत है वो मध्य प्रदेश में है, और पन्ना जिला वहीं पे है। एक बार जरा पेज नंबर देखो, पेज नंबर पे खोल करके, वहां पर 22 नंबर पेज पे पन्ना जिला खोजो जरा। पेज नंबर 22 पे पन्ना जिला खोजो तो जाने। सबसे नॉर्थ में होगा पन्ना, मिला? अब एटलस तो वहीं खींच के लिखो कहीं, एटलस पे ही, कि यहाँ हीरा का उत्पादन होता है, और खान का नाम है मझगवा। क्योंकि ये मत समझना कि एटलस गंदा हो जाएगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वहां लिखो वहां साफ साफ। ठीक है, क्योंकि बच्चों की तैयारी तुम नहीं कराओगे आईएएस की अब। जो जहां तुम फंसे हो वहां नहीं फंसाओगे बच्चों को। हाँ, जो सबक सीख रहे हो ना, ये बच्चों को नहीं पढ़ाओगे अपने। पहले अपना पास हो जाए, बच्चा बाद में देखा जाएगा। बोले बेटा कि हम लोग, तो मझगवा कहाँ है बेटा?
पन्ना में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए। तो भारत में हीरा केवल दो जगह पाया जाता है, एक पन्ना, एक गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना। जहां से क्या मिला था बेटा? कोहिनूर हीरा। क्या पाया गया था? आज कहाँ है कोहिनूर हीरा? महारानी के मुकुट में। चले, चलिए मैं बना लेना बेटा, क्षेत्र लिखना। पहला है बिंद कर्म चट्टाने। बिंद पर्वत जो है, ये बिंद कर्म चट्टानों का बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश, जो गुजरात से लेकर और बिहार तक फैला हुआ है ये। तो बिहार में पाई जाती है ये चट्टानें। ठीक है। और यहीं पर है आपका पन्ना जिला, जहां पर क्या पाया जाता है बेटा? हीरा पाया जाता है। ठीक है, वहां लिख लेना ऐसे। ये आपका है गोलकुंडा, तेलंगाना में। तेलंगाना में गोलकुंडा है, और ये किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। ठीक है। इसके बाद ये चट्टानें पाई जाती है कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ और झार उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। लिख लो, बनाओ मैं। तो कब बन गया? चलिए आगे लिखना। गोंडवाना करम की चट्टानें। गोंडवाना करम की चट्टानें। तो गोंडवाना करम चट्टान किसके बाद बनी है? विंध्यन के बाद। क्या बनी है बेटा? गोंडवाना बना है। तो लिखना, विंध्य करम की चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। विंध्यन करम की चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। का निर्माण हुआ है। ये भारत की सबसे नवीन करम की चट्टानें हैं। ये भारत की सबसे नवीन करम की चट्टानें हैं। ये भारत की सबसे नवीन करम चट्टानें हैं और परतदार पाई जाती हैं। परतदार पाई जाती हैं। परतदार पाई जाती हैं। ठीक है। कैसी पाई जाती है बेटा? परतदार पाई जाती हैं। और इस चट्टान में भारत का 98% कोयले का उत्पादन होता है। 98% कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा इसी क्रम की चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। के भंडार पाए जाते हैं। के भंडार पाए जाते हैं। कोई डाउट? ये मैं बनाना बेटा। तो विंध्यन के टूटने से क्या बना है बेटा? और गोंडवाना की चट्टान है बेटा, सबसे नवीन चट्टान है, और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये भी लिख लेना, वहां पे एक लाइन और लिख लो, इसमें जीवाश्म सबसे ज्यादा पाया जाता है। हम्म, इसमें जीवाश्म सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जीवाश्म क्या बनता है? कोयला बनता है, अभी बताऊंगा आगे मैं।
शुरू करें, लेकिन आगे आगे इस क्रम चट्टानों में चूना पत्थर, मैंगनीज अभ्रक, मैंगनीज अभ्रक का उत्पादन भी होता है, का उत्पादन भी होता है, होता है। अब लिखना क्षेत्र, क्षेत्र की बात कर लें। किसकी बात करें बेटा? क्षेत्र की बात करें तो आपका छोटा नागपुर का पठार इसी का बना हुआ है। मेघालय के पठार, कौन सा पठार? मेघालय पठार। तीसरा है गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, ये सब जो है गोंडवाना क्रम चट्टानों का बना हुआ है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। हो गया सबका? सबको समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? तो सबसे पहले कौन चट्टान बनी बेटा? आर्कियन। इसके बाद धारवाड़ के बाद, कुडप्पा के बाद, बिंद के बाद गोंडवाना। याद रहेगा? एक मिनट, नवीन से प्राचीनता की ओर चले तब गोंडवाना, फिर बिंद, फिर कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन। याद रहेगा? हम्म जो इसे नदी जब बहती है तो नदी मिट्टी क्या करती है? कटाव करती है, अपक्षय हो गया। या देखो, जब नदी बहेगी तो नदी जब पठारों बहती है तो नदी जब बहेगी तो पहली बात तो अपरदन होगा, तो मिट्टी चट्टान को क्या करेगी? ला के दूसरे स्थान क्या करेगी? और जब जमा करेगी तो जीवाश्म उसमें दबते जाएंगे, और जब जीवाश्म दबेंगे तो क्या पाया जाएगा उसमें? कोयला। इसीलिए गोदावरी घाटी में कोयला पाया जाता है, कृष्णा घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। बड़े बेटा के हम लोग देख लो, कोई डाउट किसी को एक बार डालो, हेडिंग हेडिंग डालो, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दक्कन क्या लिखा बेटा? ट्रैप लिखा। पेज नंबर खोलना एक बार जरा, एक 11-12 नंबर पेज खोलना। 12 नंबर पेज पे देखोगे एक बार तो दक्षिण भारत में दक्कन ट्रैप कहीं लिखा होगा, दक्कन लिखा होगा, दक्कन। बेटा पॉलिटिकल में नहीं, फिजिकल में दक्कन लिखा है कहीं? मिला? क्या मिला? दक्कन। तो दक्षिण भारत को हम क्या कहते हैं? दक्कन भी बोलते हैं। याद रहेगा? अब गौर करना बेटा, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हो पहले ये बता देता हूं, और फिर बताता हूं मैं कि इसका जो है क्षेत्र कहाँ है और इसकी विशेषता क्या है, तब लिखवाता हूं। शुरू करें हम लोग, ध्यान देना बेटा। जब ये धरातल, जैसे मान लो ये लैंड है, तो अगर लैंड पर याद रखना, जब ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? जब देखो मैं तरफ, अगर ध्यान देना, अगर दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, क्या होगा बेटा? जब टकराएंगी तो ज्वालामुखी विस्फोटक होता है। कैसा होता है बेटा? विस्फोटक होता है। लेकिन अगर ज्वालामुखी में दो प्लेटें दूर भाग रही हों तो दरारी ज्वालामुखी होता है, केवल मैग्मा क्या हो जाता है? ऊपर निकल आता है, और ऐसे आकर के चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है, उसे विस्फोट नहीं होता है।
तो जो साउथ इंडिया का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र है, वहां पे हुआ है ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया हुई है दरारी ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी बेटा? दरारी ज्वालामुखी हुआ है जब दो प्लेटें दूर भागने लगी तब। तो जो यहाँ का मैग्मा है, धरातल के नीचे का जो मैग्मा है, यही मैग्मा कहाँ निकल आया? ऊपर की ओर निकल करके और आ करके ये फैलना क्या किया? शुरू किया। हजारों वर्षों में एक लेयर आई, फिर कुछ समय बीता, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे ही करके ये पूरा लावा का पठार बन गया ऐसे। तो दक्षिण भारत किसका बना हुआ बेटा? लावा का पठार। यही नीचे है तो उसको क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। और जो ऊपर है उसे क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। याद रहेगा? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लावा का पठार। अब ध्यान देना बेटा, अब ये बताना कि जो नीचे है उसे क्या कहेंगे, लेकिन उसी को ऊपर आएगा क्या कहेंगे? दोनों में ठंडा पहले कौन होगा? क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडल है। तो वायुमंडल होने से कभी तापमान कम होगा, कभी तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। बारिश होगी, शीत पड़ेगी, तो लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा और मैग्मा क्या होगा? देर से ठंडा होगा। किससे होगा बेटा? देर से ठंडा होगा। तो लावा के ठंडा होने से चट्टान कौन सी बनती है? बेसाल्ट। कौन चट्टान बेटा? अब बेसाल्ट मुलायम चट्टान है, और मैग्मा देर में जब ठंडा होगा तो इससे जो चट्टान बनी उसका नाम क्या रहेगा? ग्रेनाइट। क्या रहेगा बेटा? ग्रेनाइट का यूज बहुत, मतलब ये कठोर चट्टान हो गई और ये चट्टान कैसी हो गई? मुलायम। तो इसका यूज कहीं आपके घरों में होता है? कहाँ? जिसपे मसाला पिसा पिसा जाता है उसे क्या कहते हैं? सिलबट्टा कहते हैं। वो किसका बना होता है? मसाला पीसा कभी? कहाँ पीसा है? मिक्सी में। उछल नहीं पाता इसे पीसा है कभी? है घर पे? कहाँ खाए हो तुम लोग? इंडिया में रहते हो? तुम्हारे घर पे है तुम लोगों के? कभी उसमें पीसा है कुछ? हम्म जब पीसते हैं मसाला, तो कभी ऐसा हुआ है कि मसाले में उस पत्थर का चूर्ण भी शामिल हो गया हो? क्यों? क्योंकि वो कठोर है। कैसा है बेटा? वो कठोर चट्टान है, इसलिए उसका यूज किया गया। और दक्षिण भारत जितने मंदिर बने हैं वो किससे बने हैं? तभी आज तक वो टूट नहीं रहे हैं। बात समझ आया? अजंता एलोरा गुफाएं किसकी बनी हुई हैं? अब याद रहेगा। तो ग्रेनाइट का यूज हमारे घरों में होता है। और जो मार्बल होता है वो भी ग्रेनाइट का ही होता है, लेकिन वो कमजोर ग्रेनाइट होता है। और सिलोड़ा कैसा होता है? बहुत पक्का होता है। कभी उसको किसी सर पे मारा है? हम्म वो देखा होगा, कभी उठा के देखा होगा, बहुत भारी होता है। क्यों? क्योंकि वो किसका बना है बेटा? कठोर चट्टानों का बना है। किसका? तो ग्रेनाइट का निर्माण किससे हुआ है? और बेसाल्ट का? ये मैं बनाना। आज जाके घर पे एक बार देखना। और जो घर पे नहीं देखेंगे वो नेट पे देखेंगे, क्योंकि मोबाइल जो झूठ बोल के लिया है घर से पढ़ने के लिए, ऑनलाइन सब कुछ समझ आया बेटा आप लोगों को? ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले रजाई में ही होंगे। रजाई में बैठ कर आराम से पढ़ रहे होंगे। बन गया? अब ये बताना बेटा, क्या ग्रेनाइट का अपक्षय हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कठोर बनी है ना। तभी तो अजंता एलोरा गुफाएं आज भी है वैसी की वैसी बनी हुई है। ये सबका बन गया बेटा। अब गौर करना, जो ये ऊपर बेटा ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसी को नाम क्या दिया गया बेटा? लावा पठार। ठीक है? अब गौर करना बेटा,
लावा पठार, लावा के ठंडा होने से क्या बना बेटा? बेसाल्ट चट्टान बनी है। क्या बनी है? चट्टान मुलायम है। तो बेसाल्ट चट्टान का जब अपक्षय हुआ तो अपक्षय की क्रिया होने से बन गई काली मिट्टी। क्या बन गई बेटा? तब पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? किससे? लावा या किससे हुआ है? तो बेसाल्ट के टूटने से किसका निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के महाराष्ट्र में और मालवा पठार में। इसीलिए क्योंकि ये किसका बना हुआ है? लावा पठार का बना हुआ है, इसीलिए उसी से किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। याद रहेगा। तो काली मिट्टी के एक नाम नहीं, 5 नाम है। पहला इसका नाम है काली मिट्टी। इसमें कपास होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कपासी मिट्टी। इसको बेसाल्ट मिट्टी कहते हैं, इसी को लावा मिट्टी कहते हैं, और इससे कण छोटे होते हैं, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। ये सब क्वेश्चन जाके देखना, सब एग्जाम में आए हुए हैं। पूछे, हम बढ़ सकते हैं आगे। लिखना, लिखना। भारत का दक्कन क्षेत्र, दक्कन ट्राइब लिखा है, डाला है ना? लिखना, भारत का दक्कन क्षेत्र, क्षेत्र ज्वालामुखी की क्रिया से बना है। ज्वालामुखी की क्रिया से बना है, बना है, जिसे लावा पठार कहा जाता है। जिसे लावा का पठार कहा जाता है। लावा का पठार कहा जाता है, पठार कहा जाता है। आगे, लावा के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट मुलायम चट्टान का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट मुलायम चट्टान का निर्माण हुआ है, हुआ है। और बेसाल्ट के अपक्षय के क्रिया द्वारा, बेसाल्ट के अपक्षय की क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा काली मिट्टी बनी है। काली मिट्टी बनी है। इस मिट्टी के 5 नाम हैं, जैसे रैगूर, कपासी, जैसे रैगूर, कपासी, लावा मिट्टी या बेसाल्ट मिट्टी। लावा मिट्टी या बेसाल्ट मिट्टी। ठीक है, लिख लिया बेटा। आगे, यह मिट्टी भीग जाने पर अधिक चिपचिपी हो जाती है। भीग जाने पर अधिक चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूख जाने पर इसमें दरारें बन जाती हैं। लेकिन सूख जाने पर इसमें दरारें बन जाती हैं, बन जाती हैं। इस मिट्टी में कपास, गन्ना, कपास, गन्ना और फलों की खेती अधिक होती है। अधिक होती है। ये चट्टान मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र का पठार और उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती हैं। उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती हैं।
ये मैं बनाना बेटा। शुरू करें। ये हो गया आपका चट्टानों के प्रकार जो मैंने बता दिया। इतनी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम चट्टानें अलग पाई जाती हैं। आर्कियन के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? दक्कन ट्रेप। अब याद रहेगा सबको दक्कन ट्रेप कहाँ पाया जाता है? मालवा पठार में, गुजरात में, उत्तरी कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। और यही क्षेत्र काली मिट्टी का है और यही क्षेत्र कपास के उत्पादन का है। ठीक है, तो पूरा देखोगा कपास का उत्पादन यही होता है, यहीं पे सूती मिलें सब जगह होती हैं और पूरे यूपी बिहार के लोग मजदूर के रूप में यहाँ काम करते हैं। कहाँ पे? इन क्षेत्रों में, सूती कपड़े क्षेत्र में। बड़े आगे बेटा हम लोग डालो हेडिंग, भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश और उनकी विशेषताएं। भारत के पड़ोसी देश और उनकी विशेषताएं। चलिए कौन बताएगा पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? जिसकी सीमा कहाँ लगती हो। पड़ोसी किसे कहते हैं? भारत के बाद बताना है। देश नहीं, जो हमारा पड़ोसी, जिससे हमारे घर की सीमा लगती है उसे क्या कहेंगे? पड़ोसी। तो देश का पड़ोसी कौन हुआ? जिसके साथ हमारी प्रत्यक्ष सीमा लगे उसे क्या कहेंगे? पड़ोसी कहेंगे। तो कोई है पड़ोसी हमारे देश में? कौन? बस खत्म। श्रीलंका। श्रीलंका से कौन सीमा लगती है भारत की? जल सीमा लगती है, स्थल सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी लिख देना और उनको दो भागों में बांटना। पड़ोसी देश की सीमा डालो हेडिंग वहां पे, और दो भागों में बांटेंगे हम। एक तरफ स्थलीय सीमा, एक तरफ जलीय सीमा। स्थलीय सीमा अगर हम बात करें तो किससे किससे लगती है? इसमें नंबर एक है पाकिस्तान, नंबर दो चीन लिख देना, नंबर तीन नेपाल, नंबर चार भूटान, नंबर पांच म्यांमार, नंबर छह आपका जो है बांग्लादेश, और नंबर सात अफगानिस्तान। इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा किससे किससे लगती है? श्रीलंका और मालदीव। हम्म, लगती है, उसको हम नहीं मानेंगे यहाँ पे ऐसे। लगती है लेकिन वो स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है, उसको बताएंगे अलग से। आगे बढ़ सकते हो बेटा। हम्म, ये सब कहा हो गया यहाँ तक। तो स्थलीय सीमा किधर लगती है बेटा? 7 देशों से, और जलीय सीमा मुख्य रूप से किस लगती है? श्रीलंका और मालदीव से। ध्यान देना बेटा। सबसे पहले लिखो भारत चीन, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। कौन बताएगा भारत पाकिस्तान से भारत कौन कौन राज्य सीमा लगती है? थोड़ा तेज बोलो।
नहीं बोलो, कुछ बोल रही थी, बताओ। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, गुजरात, और कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। पाकिस्तान की सीमा किससे किससे लगती है? भारत के राज्यों की सीमा किससे लगती है, क्वेश्चन आता है। ध्यान देना, ये वाला पूरा क्षेत्र लद्दाख है। क्या हो गया बेटा? लद्दाख है। ये कौन क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर है। ये कौन है? पंजाब। ये कौन है आपका? राजस्थान है। और ये कौन है? गुजरात। तो लिखना, मैं बनाओ फट से इसको, मैं बनाओ फट से। सबके नाम लिख दो। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये इंडिया। सीमा कितनी लगती है ये भी लिख देना। 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान से। बेटा लद्दाख यहां तक है, याद रखना, लद्दाख यहां से लेकर के यहां तक है। और लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से भी। 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है लंबाई में। क्या हुआ? 3,323 किलोमीटर हो गया सबका। हम्म। याद रखना, ये सब चीजें आपके जुबान पे होना चाहिए। अगर कोई पूछे मान लो कहीं, तो ऐसा ना हो कि वह भागने की नौबत आ जाए। कोई मान लो पूछ दे कहीं पे कि हमें नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं मालूम है, तो इसका मतलब स्थिति क्या है? बहुत ही खराब है। नंबर 2, चीन। चीन से सीमा किसकी किसकी लगती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसको? ठीक है, तो चीन से सीमा किससे किसकी लगती है, कौन बताएगा? अक्सर चीन को हमारा राज्य है लद्दाख। नंबर 1 क्या हो गया? इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। कहाँ तुम घूम रहे हो आज? मैं यहाँ पे एस लिखा हूँ, ए लिखा हूँ, तो आप मत लिखना वहां। आप पूरा नाम लिखना, नहीं बाद में हमसे पूछोगे कौन क्या लिखा है, ए मतलब क्या है। तो चीन की सीमा किस किस देश, किस किस राज्य से लगती है भारत की, इसको याद रखना। लद्दाख है। अब जम्मू कश्मीर सीमा नहीं लगती, याद रखना। अब जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना से नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर यहाँ है और ये लद्दाख है पूरा क्षेत्र। बात समझ में आया? पहले लगती थी, जब आप पैदा हुए तो लग रही थी, अब नहीं लग रही है। ठीक है, तो आप जो है उसी में बढ़ जाओ आगे, बढ़ता के आगे बढ़े बेटा। सबको याद रहेगा ना? ऑनलाइन समझ में आ रहा सबको बेटा? समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। कल से एटलस लेके आना। समझ में आया? हम्म। तीसरा लिखना, म्यांमार। म्यांमार को पहले क्या कहते थे बेटा? बर्मा कहते थे। वर्मा जी नहीं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ये बेटा कौन सा देश है? म्यांमार। सीमा जो लगती है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है? नागालैंड, तीसरा कौन है? मणिपुर, और चौथा कौन है? मिजोरम।
बना लो। सोलह सौ 43 किलोमीटर की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम बेटा याद रखना, कभी कभी क्रम पूछ देता है वो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, नागालैंड। हो गया सबका? हम्म। डालो हेडिंग, बांग्लादेश। हो गया सबका ना? लिखना बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की है, देश है। सीमा किससे किससे लगेगी? तो यहाँ है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है आपका आसाम, ये है आपका मेघालय, ये आपका त्रिपुरा, ये आपका मिजोरम। और देश कौन सा है? बांग्लादेश। 4097 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा यही है। बताता हूँ आगे चल के भी, याद दिखाता हूँ। हो गया सबका? ये सब कल याद करके आना, कल एक एक इंसान से पूछूंगा मैं, एक एक मानव से पूछूंगा मैं कल, ठीक है? तो कल ऐसा ना हो कि सब यहाँ आ जाओ, यहाँ ऑनलाइन, हम अकेले आ जाए यहाँ रहें। बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए अगला लिखना, भूटान। ये भूटान हो गया, ये हो गया सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। की सीमा किससे लगती है? भूटान से। कुल सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर की सीमा भूटान से लगती है। बन गया सबका बेटा? अगला, नेपाल। ये है आपका नेपाल, ये आपका यूके, यूके मतलब यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और किसकी सीमा? सिख की सीमा किससे लगती है? नेपाल से। 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। 699। सबसे छोटा अफगानिस्तान। हो गया सबका? हम्म। बन गया ना? अगला लिखो, अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? केवल एक एक राज्य से लगती है, लद्दाख से। यह है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह आपका है पूरा राज्य है लद्दाख, राज्य है लद्दाख। सीमा 106 किलोमीटर की लगती है अफगानिस्तान से। इसको याद कैसे करना है? सबसे अधिक, सबसे कम, तो एक ट्रिक लिख लेना, याद हो जाएगा। हटा इसको, लिखो वहां पे ट्रिक लिखो। 55 में MBA करने का सपना था, लेकिन यहां फंस गए।
ठीक है। इसमें बी का मतलब बांग्लादेश। तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? इसके बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, एम से म्यांमार, बी से, ए से अफगानिस्तान। तो याद हो जाएगा, नोट कर लो। साफ साफ वाली को बचपन में एमबीए का सपना था, सबका फुल फॉर्म लिख लो। यही सीमा का लंबाई है। सबसे अधिक सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से। एक क्रम याद रखना, क्वेश्चन अभी आ जाए, गलत ना होने पाए। हो गया सबका? हम्म। अब डालो हेडिंग, भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा किससे किससे लगती है? पहला, भारत मालदीव। ये भारत, दक्षिण भारत है। 8 डिग्री चैनल यहां से गया है। 8 डिग्री चैनल है ये, या अक्षांश है। और यहाँ देश कौन सा है बेटा? मालदीव। पूछा जाएगा कि मालदीव और भारत के बीच सीमा का निर्धारण कैसे किया गया है, क्या बताएंगे? 8 डिग्री चैनल या अक्षांश के द्वारा। यह है आपका भारत और यह है आपका मालदीव। ये समझ में आया तुम्हारे? क्या? हाँ। हो गया सबका? बोलो बोलो बोलो। नहीं, बोलो बोलो, कोई नहीं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका, तो बता सकता है श्रीलंका भारत किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका भारत के किस क्षेत्र में है, क्या बताओगे? दक्षिण में? आज तक यही जानते आए हैं आप लोग। पूरब में? दक्षिण पूर्व में है। कहां पे बेटा? दक्षिण पूर्व में है। ये है श्रीलंका, यहाँ है। श्रीलंका अलग कैसे होता है भारत से? तो याद रखना, यहाँ पाक जल संधि से, पाक जल संधि से अलग होता है, ये बात याद रखनी। ठीक है, ये श्रीलंका लिख लो, ये भारत लिख लो। हम्म। राम सेतु यहाँ है, बना दो इसको। ऑनलाइन कोई डाउट है तो किसी को देखो एक बार, जल्दी बताओ तो आगे बढ़े फिर हम। ये सब याद हो जाएगा? पक्का? चलिए देखते हैं। बढ़े आगे हम लोग अब। आओ न्यू चैप्टर क्यों चलते हैं। डालो हेडिंग, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन या भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन, इसको कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, याद रहेगा बेटा। पेज नंबर 12-13 खोलना, सामने रखना। 12-13 खोल करके सामने रखना। पेज नंबर 12 पे सबसे ऊपर लिखा होगा भारत का प्राकृतिक क्षेत्र। लिखा है बेटा? क्या लिखा है? प्राकृतिक लिखा होगा ना। और पेज नंबर 13 पे लिखा होगा भारत राजनीतिक। हम्म। तो प्राकृतिक का मतलब यह हो गया कि भारत में प्राकृतिक रूप से क्या क्या पाया जाता है?
फिजिकल रूप से, और भारत में राजनीतिक रूप से क्या क्या पाया जाता है वो अलग हो गया। यही हुआ ना? हम्म। तो भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को प्राकृतिक रूप से बांटा गया है भारत को 6 भागों में। कितने भागों बेटा? 6 भागों में। और सबको हम अलग अलग हमें पढ़ना है कि भारत को 6 भागों में कौन कौन बांटा गया है, इसको पढ़ना है। और पूछा जाए भारत को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या बताएंगे? तो भारत को राजनीतिक रूप से बांटा गया है 36 राज्यों में। कितने राज्यों में बेटा? 36 राज्य में। 36 राज्य में अगर हम बात करें तो इन 36 राज्य में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूटी। टोटल कितना हो जाएगा? तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये कैसा विभाजन है? राजनीतिक, जो आपके पेज नंबर 13 पे लिखा है। बात समझ आया? दूसरा, अगर बात करें कि भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को भौतिक रूप से भागों में बांटा गया कितने बेटा? 6 भागों में। और जिस दिन आप ये 6 भाग पढ़ लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का 60% आप अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा भारत इसी 6 विभाजन में आपको पूरा पढ़ना है। ये याद रहेगा सबको? तो पहले लिखो 6 विभाजन कौन कौन से हैं। डालो हेडिंग, देखना। भारत को प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। भारत को प्राकृतिक या भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में क्या किया गया बेटा? बांटा गया है। जैसे नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, साफ साफ लिखना। अब हम जब पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान हमारे नाम पे रखा गया है। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मतलब बड़ा, ठीक? ये नहीं कि हमारे नाम पे लिख दिया गया है। तीसरा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारत का मरुस्थल। नंबर 5, भारत का तटीय मैदान। नंबर 5, भारत का तटीय मैदान। और नंबर 6, भारत का द्वीप समूह। भारत का द्वीप समूह। ये 6 भागों में किसको बांटा गया है बेटा? भारत को बांटा गया है। अब आपको यहां देखना है, ध्यान देना बेटा। पहला है, मैंने क्या बताया था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसमें हम किसको पढ़ेंगे बेटा? हम इसमें हिमालय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? ये पहला विभाजन हो गया। दूसरा क्या लिखा है? उत्तर का मैदान। ये आपका उत्तर का मैदान हो गया। ये आपका उत्तर का मैदान हो गया, याद रहेगा। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार है। चौथा है आपका मरुस्थल। पांचवा है तटीय, दो तटीय मैदान है। और 6 नंबर पे क्या है बेटा? द्वीप समूह है। कौन कौन से? लक्षद्वीप और कौन से? अंडमान निकोबार। याद रहेगा। चलिए, डालो हेडिंग अलग से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हम किसको पढ़ेंगे बेटा? हिमालय को। किसको पढ़ेंगे बेटा? हिमालय को। और हिमालय को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। आप 2 भागों में बांट दीजिएगा। कितने भागों बेटा? 2 भागों में बांटा गया हिमालय को। पहला है आपका हिमालय का लंबवत विभाजन। हिमालय कैसा विभाजन बेटा? लंबवत विभाजन। और दूसरा है हिमालय का क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज, या कह सकते हैं इसको हम प्रादेशिक विभाजन। क्षैतिज या प्रादेशिक विभाजन। और कौन सा विभाजन? लंबवत। लिखो, टुकुर टुकुर देख कर रहे हो, साफ साफ लिखना।
बड़े। हम बात करेंगे लंबवत विभाजन में, तो हिमालय को लंबवत कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में बेटा? 4। कौन कौन से हैं? तो पहला लिखना ग्रेट हिमालय, वो ट्रांस हिमालय, पहला लिखो ट्रांस हिमालय। दूसरा है ग्रेट हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय। और चौथा है शिवालिक। चौथा कौन सा बेटा? शिवालिक। तो ये कौन सा विभाजन हुआ? लंबवत विभाजन हुआ। यहां मैप पे देख सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा क्या है? शिवालिक है। ये 4 भागों में बटा है। कौन सा? लंबवत हिमालय। ठीक है। तो पहला ट्रांस है, इसको कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे किया, सब आगे डिटेल बताऊंगा मैं। बस केवल इतना मोटा मोटा यहां समझना है पहले। बड़े बेटा के हम लोग अब कहां पे आएंगे? क्षैतिज लिखना पहला, पंजाब या कश्मीर हिमालय, नंबर 1। पंजाब या कश्मीर हिमालय, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय लिख दिया। नंबर 3 नेपाल हिमालय। नंबर 4 असम या अरुणाचल हिमालय। नंबर 4 असम या अरुणाचल हिमालय। और नंबर 5 पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल, ये वाला क्षेत्र, ये आपका है पूर्वांचल, पूर्वोत्तर या पूर्वांचल हिमालय। सबका हो गया? अब हम लोग कल वाली क्लास से शुरू करेंगे। पहले हिमालय क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? लंबवत। और फिर क्या पढ़ेंगे? लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, और हिमालय की कौन कौन श्रेणियां हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय की क्या विशेषता है, ग्रेट की क्या विशेषता है, लघु की और शिवालिक की। तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। कुछ होमवर्क लिखना जरा, होमवर्क लिखो, होमवर्क। हम्म घर का काम जो नहीं करके आना है लेकिन लिखना है। ठीक है। नंबर 1 लिखो वहां पे। पहला आप लिखो, भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को याद करना है। कल बेटा एक एक बच्चे से वहीं गेट पूछवा लूंगा, तब एंट्री दिलवाऊंगा मैं। अगर दबाव नहीं पड़ेगा तो आप याद नहीं करेंगे। ठीक है। तो याद हो जाएगा सबसे। दूसरा, चट्टानों के प्रकार, कल मैं सबसे सुनूंगा खड़ा करा के। तो कल ऐसा ना हो कि हम यहां अकेले रहें, आप कोई आए ही ना। ठीक है। कोशिश करना बताने का, नहीं बता पाओगे तो फिर दोबारा बताना, देख के बताना, लेकिन बताना जरूरी है। उससे क्या होगा? याद हो जाएगा, याद रहेगा सबको। तीसरा, क्लास 7 और 6 की एनसीईआरटी लेके आना है। हाँ, क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी क्या लेके आना है? कहां लेके आना है? क्लास में। तो एनसीईआरटी खरीदना पड़ेगा, एटलस खरीदना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि सर जब से आए खर्चा ही बता रहे हैं। अगर एटलस की, अगर मान लो एनसीईआरटी, एटलस लाना ही पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है मान लो, तो मुझे मैसेज करना, मैं उसको भेजूंगा। मेरे पास है तो पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। उसको सामने रखना है, लेकिन क्यों रखना है उसको? क्योंकि उसी से हमें समझाना है चीजों को कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। और क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो कल आप लोग लेके आना। और एक काम और होमवर्क लिखो जरा, एक और होमवर्क लिखना। क्लास 6 के एनसीईआरटी में 3 चैप्टर पढ़ के आना है। क्लास 6 नहीं, 7 के एनसीईआरटी में, क्लास 7 के एनसीईआरटी का 3 चैप्टर पढ़ के आना है। लिखो वहां, लिख दिया? बस 3 चैप्टर, शुरू के 3 चैप्टर। हमें पता कैसे चलेगा कि पढ़ के आए हैं आप लोग? पूछूंगा ही मैं हो सकता है चैप्टर का नाम ही पूछ दूं। ठीक है।
चलिए, ओके, थैंक यू।